बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालकिन जीनत बेगम के हाथ उस वक्त कांप रहे थे जब उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मेरी प्यारी नायला के पांव में पड़ी भारी लोहे की जंजीरें खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं आलिया पिछले 3 साल से इस घर में थी और नायला से मेरा रिश्ता किसी मुलाजिम से ज्यादा एक बड़ी बहन का था। मैं किचन के दरवाजे से लगी खड़ी ये मंजर देख रही थी और मेरे दिल में खौफ का एक सर्द समंदर उतरता जा रहा था। नायला की कलाइयों और टखनों पर लोहे की उन जंजीरों के गहरे बदबूदार निशानात वाजे थे जो बरसों की कैद का किस्सा सुना रहे थे। ये निशानात देखकर मालकिन की आंखों में नदामत और खौफ की वही गहरी लकीरें उभर आईं जो पिछले 5 सालों से उनका मुकद्दर बन चुकी थी। 5 साल पहले नायला के शरीफुल नफ्स वालिद के वफात के बाद मालकिन ने रियाज अहमद से शादी कर ली थी, एक नेक और परहेजगार आदमी। मगर शादी के फौरन बाद ही नायला की हालत बिगड़ गई थी और फिर रियाज अहमद साहब भी फौत हो गए थे। उसके बाद तो जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई थी। डॉक्टर ने नायला को तो कंट्रोल में रखने की सख्त हिदायत की थी और एक मजबूर मां ने खुद को इस मुजरिमाना फेल पर राजी कर लिया था। मगर हर बार जब वो ये जंजीरें खोलती तो मुझे लगता जैसे वो नायला की नहीं बल्कि अपनी रूह को कैद से आज़ाद करने की कोशिश कर रही हैं। जंजीरों के खुलने की ठंडी लोहे जैसी आवाज़ उस कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक खौफनाक हकीकत का ऐलान कर रही थी। ये 5वीं बार था जब हमें नायला को लेकर अस्पताल जाना पड़ रहा था। हर बार मालकिन खुद को और मुझे ये दिलासा देती थी कि ये सब आसिफ का साया है, कोई बदरू है जो मेरी मासूम बहन से चिमट गई है। लेकिन इस बार उनकी आंखों में खौफ के साथ एक ऐसा राज छुपा हुआ दुख था जो मुझे किसी आने वाले तूफान से वाकिफ कर रहा था। एक ऐसा तूफान जिसका सामना शायद अब मजीद टाला नहीं जा सकता था। घर में हम 3 के सिवा कोई नहीं था, एक मालकिन, उनकी बीमार बेटी और मैं। कोई मर्द घर पर मौजूद नहीं था और यही वो बात थी जो मुझे और मालकिन को उस खौफनाक सच्चाई पर शक करने से रोकती थी कि ये किसी इंसान का काम हो सकता है। मालकिन ने नायला को बड़ी एहतियात से उठाया। उसका नहीफ वजूद एक बेजान गुड़िया की तरह उनके हाथों में था। उन्होंने उसे प्यार से तैयार किया, चेहरे से खुश्की की लकीरों को हटाया और उसके बिखरे हुए बालों को संवारा, जैसे ये सफर अस्पताल का नहीं बल्कि किसी रस्मी दावत का हो। वो नायला को सहारा देकर तेजी से किचन के रास्ते से बाहर निकली ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े। मैं सहन में खड़ी थी। मैंने लपक कर नायला को अपनी गोद में लिया। उसका ठंडा वजूद मेरे हाथों में लरज रहा था और उसका बेबसी से भरपूर चेहरा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। नायला, मेरी प्यारी बहन, बस थोड़ा सा सब्र और, मैंने सरगोशी मुंह से तसल्ली दी। मालकिन मेरे करीब आई। उनके चेहरे पर खौफ के साथ एक गहरी मलामत भी झलकती थी। उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ फेरा। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। बेटा, तुम घर का ख्याल रखना, बस देखना कि कोई अंदर या बाहर ना आए। मैंने उनके हाथ को थाम कर कहा, मालकिन आप फिक्र ना करें, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी, बस आप नायला को जल्दी ले आए। उनके चेहरे के तासुरात अजीब थे। उनकी आवाज में खौफ के साथ एक तल्ख एतराफ था। आलिया, तुम नहीं जानती, इस बार डॉक्टर फरहीन को सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 5वीं बार है, मैं इसे मजीद नहीं छुपा पाऊंगी। क्या मालूम हो जाएगा मालकिन? मैंने परेशानी से पूछा। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि डॉक्टर नायला के नफ्सियाती हमलों की वजह से बहुत सख्त लहजा अख्तियार करती हैं। मालकिन ने तेजी से आंसू पोंछे और उनकी आवाज़ मजीद धीमी और भारी हो गई। बस दुआ करो कि डॉक्टर इस हकीकत को दोबारा किसी से ना कहे। नायला का जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है, वो मजीद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो बेटी को लेकर अस्पताल के लिए भागी, जहाँ ये एक बार फिर साबित होना था कि उस मासूम पर मुसलसल जुल्म हो रहा है। मालकिन के जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरे जहन में डॉक्टर फरहीन का सख्त लहजा गूंज रहा था और मुझे यकीन हो गया था कि इस बार डॉक्टर का सब्र टूट चुका होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि डॉक्टर के वो मुमकिन अल्फाज मुझे पहली बार ये एहसास दिला रहे थे कि ये आसिफ नहीं, कोई तो इंसान है। लेकिन जंजीरों में बंद बेटी के साथ ये सब कैसे मुमकिन था, जबकि रियाज अहमद साहब भी फौत हो चुके थे और घर में दूसरा कोई मर्द नहीं रहता था। ये बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। मैंने घर के हर कोने को देखा। ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें भी इस खौफनाक सच को छुपा रही हैं। मैंने किचन से वापस आते हुए नायला के कमरे के दरवाजे के पास रुकी। दरवाजे पर बाहर की तरफ कोई कुंडी या कफल नहीं था और अंदर से जंजीरों के खुलने की आवाज़ आती थी। मुझे नहीं मालूम था कि नायला को जंजीरों से कौन आज़ाद करता था। बस एक बात तय थी, नायला की यह हालत इस बात का सबूत थी कि बदरू नहीं बल्कि कोई जिंदा दरिंदा इस घर में आता जाता है और ये बात सिर्फ मालकिन का आसिफ का वहम उसे छुपा रहा था। मैंने दिल में फैसला किया कि अगली बार सच जानना होगा, इससे पहले कि ये जुल्म मेरी मासूम बहन की जान ले ले। मालकिन जीनत बेगम के जाते ही
घर की फिजा में एक अजीब सी दहशत छा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी खौफनाक फिल्म का हिस्सा हूँ। मैंने नायला को अपने पास बिठा लिया था। उसका ठंडा वजूद मेरे हाथों में लरस रहा था और मालकिन ये कहकर अस्पताल के लिए निकल गई थी कि बस देखना कोई अंदर या बाहर ना आए। ये जुमला एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में छोड़ गया था, कौन अंदर या बाहर आ सकता है? घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था और मालकिन के शौहर रियाज अहमद साहब तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। मेरे जहन में डॉक्टर फरहीन का सख्त लहजा गूंज रहा था। मुझे यकीन था कि इस बार अस्पताल में हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। नायला को 4 बार पहले भी इसी हालत में अस्पताल लाया गया था और हर बार मालकिन ने डॉक्टर को अपनी जज्बाती बातों और आसिफ के वहम से कायल कर लिया था, लेकिन 5वीं बार ये बोझ उठाना नामुमकिन था। मेरा तखय्युल अस्पताल के माहौल को मुजस्सिम कर रहा था। मैंने आंखें बंद की और अपने दिल में डॉक्टर फरहीन का गुस्सा महसूस किया, जो यकीनन अब काबू से बाहर हो चुका होगा। डॉक्टर का गुस्सा मुजस्सिम होकर सामने आया होगा। जीनत, क्या आपको वाकई यकीन नहीं है कि ये एक अजीब केस है? ये क्या मजाक है? आपकी बेटी की जान को खतरा है और मुझे यकीन नहीं आता कि मैं नायला की फाइल को पुलिस के हवाले किए बगैर छोड़ सकूंगी। ये कोई आसिफ नहीं, मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आसिफ की माहिर नहीं, कोई तो है जो आपकी बेटी पर यह जुल्म कर रहा है। डॉक्टर के ये मुमकिन अल्फाज मुझे पहली बार यह एहसास दिला रहे थे कि ये आसिफ नहीं, ये गोश्त पोस्त का मुजरिम है। लेकिन वो कौन हो सकता है? घर में तो सिर्फ हम 3 औरतें थीं। क्या कोई अनदेखा रास्ता था जिससे वो मुजरिम अंदर आता होगा? ये सच्चाई तस्लीम करना जीनत बेगम के लिए कितना मुश्किल होगा, ये मैं जानती थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मालकिन ने रोते हुए डॉक्टर को क्या जवाब दिया होगा। यकीनन वही पुराना जवाब, मगर इस बार ज्यादा तलखी होगी। डॉक्टर, मेरी बच्ची कंवारी और दिमागी तौर पर मफलूज है। हम उसे जंजीरों में बांध कर रखते हैं। अगर ये कोई इंसान होता तो वो जंजीरें खोलेगा कैसे? घर में कोई मर्द नहीं रहता। प्लीज मेरी मदद करें, मेरे ईमान को तोड़ने पर मजबूर ना करें। मालकिन के वापस आने से पहले मुझे घर में उस पुरस्कार मुजरिम का सुराग लगाना था। मैंने नायला के कमरे का रुख किया और दरवाजे को आहिस्ता से खोला। कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था। बिस्तर अभी तक नहीं बिछाया गया था। मैंने कमरे की दीवारों, छत और फर्श का बगौर जायजा लिया। कोई छुपा हुआ सुराख, कोई मख्फी दरवाजा, कोई खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती हो और जिससे कोई आसानी से अंदर आ सके। कुछ भी नहीं मिला। खिड़कियां पुरानी थीं और बाहर से मजबूती से बंद रहती थीं। मैंने बिस्तर के नीचे झुक कर देखा। कुछ भी नहीं, सिर्फ मिट्टी और पुराने कपड़ों के टुकड़े। इसी तकदो के दौरान मेरी नजर नायला की जंजीरों पर पड़ी। वो भारी लोहे की जंजीरें जिन्हें हर बार सिर्फ मालकिन ही खोलती थी। उन जंजीरों का कफल खास किस्म का था। मैंने कफल को गौर से देखा। उसे खोलने के लिए यकीनन कोई खास चाबी दरकार होती होगी। क्या मालकिन के पास उस चाबी की नकल मौजूद थी? और अगर थी भी तो उन्होंने ये चाबी किसको दी थी और क्यों? नहीं, मालकिन ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें तो खुद भी उसे जंजीरों में बंद रखने पर नदामत होती थी। फिर मेरा जहन दूसरे इम्कान की तरफ गया। अगर कोई बाहर का मुजरिम अंदर आता है तो वो इस कफल को तोड़ता होगा या ऐसे खुसूसी महारत से खोलता होगा। अगर वो ऐसा करता है तो कफल पर कोई निशान होना चाहिए। मैंने जंजीरों और कफल को हाथ में लेकर अलट पलट कर देखा। कफल पर कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल नया और मजबूत दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि मुजरिम को इसे खोलने की मुकम्मल रसाई या चाबी हासिल है। मैं उसी वक्त मालकिन की अलमारी तक गई जहां वो नायला की सफाई का सामान और कुछ दवाएं रखती थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी इस उम्मीद पर कि शायद मुझे कोई गैर मुतल्लिका चाबी का गुच्छा या कोई अजीब चीज मिले जो किसी मर्द की मलकियत हो। मुझे सिर्फ मालकिन की जेवरात, नायला के पुराने कपड़े मिले। चाबियों का कोई निशान नहीं था। ये घर एक भूल भुलैया जैसा था और मुजरिम एक अनदेखी रूह की तरह था। शाम होते ही मालकिन वापस आई। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उनके अंदर से कोई रूह निकाल ली गई हो। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खौफनाक जमूद था। उन्होंने आते ही दरवाजा अंदर से बंद किया और बगैर किसी बात की मुझे आवाज दी, आलिया, मुझे अंदर आकर बात करनी है। उनकी आवाज में एक ऐसा थका हुआ अज़म था जो पहले कभी नहीं था। डॉक्टर ने क्या कहा मालकिन? मैंने उन्हें सहारते हुए पूछा। मालकिन ने आहिस्तगी से मेरी तरफ देखा और उनका लहजा सर्द था। डॉक्टर फरहीन का सब्र जवाब दे चुका है। उन्होंने कहा है कि ये 5वीं बार है। उन्होंने फाइल पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी, लेकिन मैंने उनसे 1 दिन की मोहलत ले ली है। क्या 1 दिन की मोहलत? हाँ, 1 दिन की। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आज रात उस मुजरिम को ढूंढ निकालूंगी। उन्होंने कहा है कि अब नायला की जान को खतरा है और वो इस हमल को पिछली बारों की तरह जाया नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो नायला शायद मेज पर ही दम तोड़ जाएगी। मालकिन के अल्फाज
मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। 5वीं बार हमल जाया करना और अब छुपाना नामुमकिन, और नायला की जान को खतरा। मालकिन ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा। आलिया, तुम्हें नहीं लगता कि ये आसिफ है? कोई इंसान ऐसा जुल्म कर सकता है? मालकिन, जो भी हो, मुझे अब उस आसिफ को इंसानी रूप में देखना है। मैंने आजम से कहा, मुझे मालूम करना है कि ये इंसान कैसे और क्यों आता है जब घर पर कोई नहीं होता। अब सच जानना गुनाह नहीं, बल्कि नायला की जिंदगी की आखिरी कोशिश थी। मालकिन को यकीन था कि ये आसिफ है और मुझे यकीन था कि ये कोई इंसान है। अगले ही लम्हे हम दोनों ने मिलकर वो फैसला किया जिस पर घर का सारा सस्पेंस और नायला की जिंदगी का इन्हिसार था। डॉक्टर फरहीन की जानलेवा वार्निंग और मालकिन की एक दिन की मोहलत लेकर आना इस बात का सबूत था कि अब हमें घर में छुपे उस खौफनाक राज का सामना करना ही था। मालकिन ज़ीनत बेगम, जो खौफ और ईमान की कश्मकश में थी, नायला के कमरे से निकलकर लॉन में आकर बैठ गई। मैं उनके करीब चली गई। मालकिन, मैंने धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन सच्चाई को मानना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये आसिफ है। मालकिन ने एक लंबी सर्द सांस ली। उनका चेहरा अब भी सफेद पड़ा हुआ था, जैसे उनके अंदर से सारी तवानाई निचोड़ ली गई हो। तो क्या है आलिया? उनकी आवाज में बेबसी थी। नहीं आलिया, मैंने अपनी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो इसलिए जंजीरें डाली कि आसिफ उसे मजीद ना चिमटे। उनके लहजे में गुस्सा नहीं, सिर्फ खौफ और शदीद इनकार था। तुम क्यों नहीं समझती? घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है। रियाज अहमद साहब भी फौत हो चुके हैं। फिर ये सब कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं मालूम कि उस जंजीर का कफल कैसे खुलता है। मैं तो चाबी हमेशा खुद संभाल कर रखती हूँ। मैंने उनकी बात को गौर से सुना। मालकिन, यही तो वो जगह है जहाँ सारा राज छुपा है। अगर कफल बगैर चाबी के नहीं खुलता और आपने चाबी किसी को नहीं दी, तो ये आसिफ नहीं, ये कोई बहुत होशियार इंसान है जो चाबी का कोई मुतबादिल रास्ता जानता है। मेरे जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं देता और उसे इस घर के सारे राज मालूम है। तो फिर क्या करें? मालकिन ने जैसे आखिरी उम्मीद मुझ पर डाल दी। अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो नायला का नाम बदनाम हो जाएगा। डॉक्टर ने जो कहा है वो होकर रहेगा। ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी इज्जत, हमारे खानदान का नाम, उनके लिए ये समाजी खौफ अब भी नायला की जान से बड़ा था। मैंने दिल मजबूत किया, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मालकिन, सच जानना होगा, और वो भी खामोशी से। अगर आप इजाजत दें तो मैं 7 रातें नायला के बिस्तर पर सो जाऊं, बिल्कुल नायला के कपड़े पहनकर। मालकिन की आंखों में मेरी इस तजवीज पर दहशत फैल गई। उनके हाथ फौरन मेरे हाथों पर आ गए। नहीं आलिया, तुम ये नहीं कर सकती। वो दरिंदा जिसमें इतनी हिम्मत है कि जंजीरों में बंद बच्ची को भी ना छोड़े, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। ये बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें ये कुर्बानी नहीं देने दे सकती। मैंने उनकी तसल्ली को रद्द कर दिया। मालकिन, डॉक्टर की वार्निंग याद रखें। अगर वो मुजरिम या आसिफ, जैसा कि आप कहती हैं, मुझे नायला समझेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो किस रास्ते से और किस वक्त आता है। ये हमारी आखिरी कोशिश है। मुझे बस एक छोटी सी सलाह और टॉर्च चाहिए। अगर कोई आए तो मैं अपना दिफा कर सकूं और उसका चेहरा देख सकूं। मालकिन ने देखा कि मैं अटल हूं और उनके पास अब कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं था। नायला की जिंदगी खतरे में थी और सच्चाई का सामना करना जरूरी था। एक लंबी भारी सांस के साथ उन्होंने सर झुका लिया। ठीक है आलिया, मुझे उसकी जिंदगी बचानी है। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो जाओ और सच जान लो। उन्होंने अपनी आवाज को मजीद धीमा किया, लेकिन होशियार रहना और शोर मत मचाना। वो खुद को और मुझे इस बात पर आमादा कर रही थी कि हम एक खुफिया मिशन पर जा रहे हैं। इजाजत मिलते ही मैं फौरन तैयार होने में लग गई। मैं निचले हॉल में मौजूद पुराने सामान वाली अलमारी के पास गई। वहां मुझे एक छोटी सी और मजबूत लोहे की सलाख मिल गई। मैंने उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। मैं जानती थी कि खाली हाथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने एक छोटी मगर ताकतवर बैटरी वाली टॉर्च निकाली और उसे आजमाया। वो ठीक काम कर रही थी। मैं वापस नायला के कमरे में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सबसे पहले मैंने नायला के कमरे का बगौर जायजा लिया। इस बार मेरी नजरें पहले से ज्यादा तेज थीं। मैंने कमरे के हर कोने, हर दराज और हर लकड़ी के टुकड़े को छू कर देखा। कोई छुपा हुआ कैमरा या सुराख तलाश करने की कोशिश की, ताकि मालूम हो सके कि कोई हमारी निगरानी तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये घर बज़ाहिर साफ सुथरा और सादा था, लेकिन एक गहरे राज को छुपा रहा था। मैंने नायला के कुछ ढीले ढाले और पुराने कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया, ताकि मुजरिम को जरा भी शक न हो कि उसका शिकार बदल चुका है। मैंने नायला की तरह बिल्कुल बेसुध लेटने की मशक की, ताकि हमलावर ये न जान पाए कि मैं जाग रही हूँ। मैंने सलाख और टॉर्च को अपने तकिए के नीचे इस तरह छुपा दिया कि उन्हें निकालने में 1 सेकंड भी न लगे। मालकिन दरवाजे के बाहर खड़ी थी
انہوں نے ہلکی سی دستک دی اور سرگوشی میں پوچھا، تم ٹھیک ہو عالیہ؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی مالکن، میں نے بستر لگا لیا ہے، اب کوئی بدرو یہاں داخل نہیں ہو سکے گی۔ مالکن نے باہر سے دروازہ بند کر لیا۔ ان کا باہر سے بند کرنا ضروری تھا تاکہ کوئی پڑوسی یا رشتہ دار نائلہ کی غیر موجودگی میں ہمارے خفیہ منصوبے پر شک نہ کرے۔ اس کے بعد میں نائلہ کے ٹھنڈے بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں خوف اور تجسس اور ایک اندیکھا عزم تھا۔ یہیں سے راز کی تلاش کا خطرناک سفر شروع ہوتا تھا۔ آج رات میری پہلی رات تھی۔ پہلی رات میں نے بستر پر خود کو سخت اور بیدار رکھا، مگر وہ خاموشی جیسے میرا امتحان لے رہی تھی۔ دیوار پر بہتی ہوا کی سرسراہٹ کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ لیکن رات کا سارا وقت سکون سے گزر گیا۔ کوئی پرندہ نہیں چیخا، کوئی کتا نہیں بھونکا، جیسے اس گھر کی دہشت میں ساری کائنات بھی خاموش ہو گئی ہو۔ دوسری رات میں نے کمرے کے فرش پر اپنی حکمت عملی کے تحت کچھ پرانے کاغذ کے ٹکڑے رکھ دیے تھے تاکہ کوئی بھی قدم اندر آئے تو مجھے فوراً آواز سے خبر ہو جائے۔ میں نے نائلہ کی طرح بے سود لیٹنے کی مشق کی، لیکن میرا دل مسلسل جاگ رہا تھا۔ میں نے انتظار کیا، ٹھیک وہی وقت جب مالکن نے بتایا تھا کہ نائلہ کو حملوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد، مگر وہ رات بھی اسی طرح گزر گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح میں نے دیکھا کاغذ کے ٹکڑے ویسے ہی پڑے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی نہیں آیا۔ تیسری رات تک میرا شک تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے مالکن سے جھوٹ کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میں ہار مان رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ آصف صرف نائلہ کی موجودگی محسوس کر کے حملہ کرتا ہے، اور اب میری بیداری اسے دور رکھ رہی ہے۔ میری آنکھوں کے نیچے تھکاوٹ کے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے دل میں کہا، یہ آخری رات ہے کہ میں اس طرح لیٹوں گی۔ اگر آج بھی کچھ نہ ہوا تو میں مالکن کی بات مان لوں گی اور کسی مولوی کو بلانے کا مشورہ دوں گی۔ چوتھی رات، قسمت نے میرے عزم کا امتحان لیا۔ میری آنکھیں تھک کر بند ہو چکی تھی اور میں آدھی نیند میں تھی۔ پرانی گھڑی پر 1:15 بجنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اچانک میری نیند ٹوٹ گئی، جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ اتنی دھیمی تھی کہ اسے محسوس کرنے کے لیے میری ساری توجہ اس پر مرکوز ہو گئی۔ یہ وہ آہٹ نہیں تھی جو دروازہ چرچرانے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ ایسا لگا جیسے کوئی دروازے کے پاس بالکل خاموش کھڑا ہو کر سانس لے رہا ہو۔ میرا خون فوراً جم گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے اپنے آپ کو حکم دیا کہ ساکت رہوں۔ میں نے اپنے بازو اور ٹانگوں کو بے جان نائلہ کی طرح ڈھال لیا اور سانس روک دی۔ اگر یہ کوئی انسان تھا تو میرے سانس لینے کی ہلکی آواز بھی اسے خبردار کر سکتی تھی۔ میں نے کئی سیکنڈ تک اپنی سانس روک کر اس آہٹ کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ یہ یقینی تھا کہ کوئی دروازے کے دوسری طرف بالکل قریب کھڑا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے چھوٹے سوراخ یا دراڑ سے اندر جھانک کر دیکھ رہا ہو۔ یہ ایک سنسنی خیز اور مضبوط موجودگی کا احساس تھا۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے چھپی ہوئی ٹارچ پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے انتظار کیا۔ وہ شخص باہر کتنی دیر کھڑا رہا میں نہیں جانتی، مگر میرے لیے وہ چند سیکنڈ سالوں کے برابر تھے۔ میرا دماغ اسی رفتار سے چل رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی رات کو اتنی خاموشی سے آ سکتا ہے، جبکہ مالکن کے شوہر بھی فوت ہو چکے ہیں اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اور پھر اچانک وہ آہٹ غائب ہو گئی۔ بالکل مکمل خاموشی، نہ قدموں کی آواز، نہ مڑنے کی آواز۔ ایسا لگا جیسے کوئی مخلوق ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں پوری طرح جاگ چکی تھی۔ میں نے آہستگی سے سانس لی اور اپنے جسم کو ڈھیلا کیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ آصف نہیں، یہ ایک ہوشیار انسان ہے۔ کوئی آصف باہر کھڑا ہو کر سانس کیوں لے گا، اور وہ اتنی آسانی سے بغیر کسی شور کے غائب کیسے ہو گیا؟ اگر وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں آیا تو وہ باہر کھڑا رہ کر کیا معلوم کر رہا تھا؟ کیا اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ بستر پر کوئی اور لیٹا ہے؟ میں نے ٹارچ نکالی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ نائلہ کے کمرے کی کھڑکیوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی وینٹیلیشن پوائنٹ تھا جس سے وہ اندر جھانک سکے۔ یہ بات مجھے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہی اسے کیسے معلوم ہوا کہ اندر کا شکار بدل چکا ہے۔ یہ شخص اس گھر کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ یہ صرف مجرم نہیں، اس گھر کی بھول بھلائیوں کا ماہر ہے۔ صبح ہونے پر مالکن آئی۔ ان کے چہرے پر وہی فکر تھی۔ نائلہ، عالیہ، کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے صرف آدھا سچ بتاؤں گی۔ نہیں مالکن، کوئی آیا تو نہیں، مگر مجھے کمرے کے باہر کوئی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ شاید بلی یا کوئی جانور ہوگا جو گزر گیا ہو۔
मैंने उनसे झूठ बोला ताकि वो आसिफ के बजाय किसी इंसानी मुजरिम की तलाश जारी रखें। मालकिन ने राहत की सांस ली। शुक्र है, बस तुम हौसला रखो, हमें 1-2 रातें और इंतजार करना है। लेकिन मेरे दिल में अब सुकून नहीं था। मुझे मालूम था कि इस बार मुजरिम सिर्फ जांच करके वापस चला गया था। अगली रात मैं सिर्फ बिस्तर पर लेटकर इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे उस मुजरिम के आने के खामोश रास्ते को जानना था और शराब की बू का राज भी मालूम करना था जो 5वीं रात मुझे महसूस होने वाली थी। चौथी रात की वो हल्की आहट मेरे लिए महज एक वाक़या नहीं थी, बल्कि मेरे शक की पहली वाज़ेह तस्दीक थी। मैं जान चुकी थी कि ये कोई आसिफ या बदरू नहीं, बल्कि एक इंतहाई होशियार इंसान है जो इस घर के हर राज से वाकिफ है। लेकिन 5वीं रात की तैयारी के लिए मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे थे। मेरी जिस्मानी थकावट और जहनी दबाव इस हद तक पहुंच चुका था कि मैं मुश्किल से अपने हवास पर काबू रख पा रही थी। मैंने बिस्तर पर लेटने से पहले कमरे में आने के बजाय दरवाजे के नीचे की दरार पर हल्के से परफ्यूम का स्प्रे कर दिया, ताकि अगर मुजरिम करीब से गुजरे तो मैं उसके आने या जाने के फ़र्क वाज़ेह तौर पर जान सकूं। मैं नायला के कपड़ों में मलबूस तकिए के नीचे हथियार छुपा कर लेट गई। आज मेरी हिकमत अमली थी मुकम्मल बेहिस्सी। 5वीं रात दोबारा वही सब्र आज़मा इंतज़ार शुरू हुआ। रात के वक्त की घड़ी की टिक टिक भी मुझे एक हथियार की तरह महसूस हो रही थी। मैंने हर गुजरते लम्हे पर कान लगाए, दरवाजे के बाहर से आने वाली हवा के झोंके को महसूस करने की कोशिश की। मुकम्मल खामोशी रही। मैंने सोचा शायद वो मुजरिम जो घर पर नहीं रहता, सिर्फ बेतरतीब रातों में आता है ताकि पकड़ा ना जा सके। तकरीबन 1:45 बजे जब मेरी आंख नींद के बोझ से बंद होने वाली थी, मैं हिम्मत हार रही थी, तो मेरे नथनों में अचानक एक गैर मामूली तेज बू ने दस्तक दी। ये बू शराब की थी, कड़वी और नशीली। बू इतनी वाज़ेह थी जैसे कोई बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो और सांस ले रहा हो। मैं चौंक उठी, पूरा जिस्म अलर्ट हो गया। मैंने महसूस किया कि ये बू चंद सेकंड के लिए रही और फिर उसी तरह गायब हो गई जैसे आई थी, जैसे कोई तेज रफ्तारी से दरवाजे के पास से गुजरा हो या सिर्फ आकर वहां रुका हो। वो बू मेरे दिल में बैठे आसिफ के वहम को चकनाचूर कर गई। ये इंसानी अलामत थी, एक गंदी और बदबूदार हकीकत। कोई शराबनोश मुजरिम है जो रातों को इस घर में आता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? घर में कोई मर्द नहीं, कोई मुलाजिम नहीं और न ही किसी रिश्तेदार का इतना गहरा ताल्लुक। क्या ये वही शख्स था जो चौथी रात जायजा ले रहा था? क्या वो नशे में था जब वो नायला के बिस्तर तक आने की कोशिश कर रहा था? ये सवालात मेरे जहन में बिजली की तरह दौड़ रहे थे। मैंने जल्दी से सांस ली, लेकिन अब हवा में सिर्फ मेरे लगाए हुए परफ्यूम की हल्की सी खुशबू थी। इसका मतलब था कि मुजरिम अब दूर जा चुका था। छठी रात मेरी हालत अजीब थी। मैंने कमरे में बिस्तर को छोड़कर एक कोने में छुपकर जागने की कोशिश की, ताकि अगर मुजरिम आए तो मैं उसे दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए या कफल को खोलते हुए देख सकूं। मैंने अपना हथियार सलाख तैयार रखा। मैंने रात भर इंतजार किया। मेरी आंखें कमरे के दरवाजे पर मरकूज थीं। हर आहट को सुनने के लिए मेरे कान बेताब थे, मगर उस रात मुकम्मल खामोशी रही। न कोई आहट, न कोई बू और न ही दरवाजे के नीचे से किसी साए का एहसास। ये खामोशी मुझे पहले से भी ज्यादा बेचैन कर गई। मुजरिम इतना होशियार था कि वो बेतरतीब अंदाज में आता था और मेरी बेदारी को महसूस करके 6 रातों में सिर्फ एक बार जायजा लेने आया। सुबह के वक्त मेरी जज्बाती शिकस्त वाज़ेह थी। मैंने खुद से कहा, अगर आज भी वो नहीं आया तो नायला का इलाज किसी मौलवी से ही कराना पड़ेगा। शायद वो आसिफ इतना होशियार है कि मेरी इंसानी मौजूदगी को महसूस करके रुक जाता है। उसी वक्त मालकिन मेरे कमरे में आई। वो कल की खामोशी से मुतमईन थी। उन्होंने मुझे देखा। मेरे चेहरे पर गहरी थकावट थी। हालिया, उन्होंने दुखी आवाज में कहा, बस करो, मुझे मालूम है तुमने बहुत कोशिश की है, लेकिन देखो, कोई इंसान इतना जालिम नहीं हो सकता कि जंजीरों में बंद बच्ची को मुसलसल निशाना बनाए। वो जिन्नात है और वो तुम्हारे जागते हुए हमला नहीं करेगा। मालकिन की आंखों में अब ईमान का यकीन था, उनका मजहबी यकीन कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि आसिफ है उनके दिल को सुकून दे रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उनका शौहर रियाज अहमद साहब जो फौत हो चुके थे उनकी इज्जत खराब हो या उनके खानदान पर कोई दाग लगे। हमें अब किसी मौलवी को बुलाना चाहिए। वो तावीज़ और दम से इस आसिफ को निकाल देगा और नायला की जान बच जाएगी। मालकिन ने एक आखिरी तजवीज़ दी। मैंने उनके हाथ को मजबूती से पकड़ा। शराब की बू और आहट का राज मेरे अंदर चीख रहा था। मैं जानती थी कि ये आसिफ नहीं, ये कोई इंसान है जो घर पर नहीं रहता मगर उसके राज जानता है। मालकिन, मैंने अज़म से कहा, सिर्फ एक रात और। आज रात आखिरी रात है। मैं आज पूरी तरह बेसुध होकर लेटूंगी, बिल्कुल नायला की तरह।
اگر آج رات وہ آیا تو سچ باہر آ جائے گا، ورنہ میں آپ کی بات مان لوں گی اور ہم مولوی صاحب کو بلا لیں گے۔ میں نے اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کی اور یہ آخری شرط قبول کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 7ویں رات یا تو سچائی سامنے آتی یا پھر نائلہ کی زندگی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے آصف کے پردے کے پیچھے چھپ جاتا۔ میں نے مالکن کو قائل کر لیا تھا کہ میں 7ویں رات اپنی آخری کوشش کروں گی۔ مالکن اب مکمل طور پر ہار مان چکی تھی اور وہ انسانی مجرم کے بجائے آصف کے وجود پر یقین کر چکی تھی۔ مجھے خود کو نائلہ کی طرح مکمل بے سود ثابت کرنا تھا تاکہ مجرم کو یقین ہو جائے کہ اس کا شکار واپس آ چکا ہے۔ میں نائلہ کے بستر پر لیٹ گئی، میرے ہاتھ میں ٹارچ اور سلاخ تکیے کے نیچے تیار تھی۔ میں نے اپنی سانسیں دھیمی کر لی اور خود کو مکمل طور پر پرسکون کر لیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، سچائی۔ مجھے ہر حال میں اس شراب نوش چپکے سے آنے والے درندے کو بے نقاب کرنا تھا۔ رات کی خاموشی میرے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ رات کے 12 بجے، پھر 12:30 میں نے محسوس کیا کہ مالکن بھی اپنے کمرے میں جاگ رہی تھیں۔ ان کی ہلکی سی کھانسی باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید اس انتظار میں تھی کہ میں صبح ہار مان لوں گی اور وہ مولوی کو بلا لیں۔ ٹھیک 1 بجے میرے کانوں نے وہ آواز سنی جس کا میں 6 راتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ بہت آہستگی سے چرچراتا ہے۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ عام حالت میں کوئی اسے سن نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو ساکت کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا، یہ آصف نہیں، انسان ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دروازہ کھلنے سے اندر آنے والی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ یہ ٹھوس ثبوت تھا کہ کوئی اندر داخل ہو چکا ہے۔ میں نے بند آنکھوں سے محسوس کیا کہ ایک سیاہ لمبا سایہ آہستہ آہستہ میرے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ چلتے ہوئے کوئی آواز نہیں کر رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کہاں قدم رکھنا ہے۔ میں نے اپنی سانسوں کو انتہائی دھیما کر لیا تاکہ وہ میرا سانس لینا نہ سن سکے۔ یہ سایہ بالکل خاموشی سے میرے سرہانے رک گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مضبوط اور سرد وجود بالکل میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ پھر میں نے ایک گرفت محسوس کی، ایک طاقتور ہاتھ میری کلائیوں پر پڑی، جیسے میرے زخموں کو جانچ رہا ہو، اور پھر وہ ہاتھ میرے بالوں میں نرمی سے پھیرنے لگا۔ وہ درندہ عین اسی وقت میرے بالکل قریب تھا اور اس کی سانس کی شراب کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی، وہی بو جو مجھے 5ویں رات محسوس ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب آخری لمحہ آ چکا ہے۔ میں نے اپنی ساری طاقت اور عزم جمع کیا اور میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا، میں نے جھٹ سے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے سے نکالا اور ٹارچ کا رخ سیدھا اس سائے کے چہرے کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ کمرے میں اچانک تیز روشنی پھیل گئی۔ میں نے خوف اور شدید حیرت سے آنکھیں کھول دی۔ میرے سامنے مالکن کا سابقہ شوہر ریاض احمد نشے میں دھت کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخی مائل تھی اور اس کے چہرے پر خوفناک حیرت کا عالم تھا۔ وہی شخص جو کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ میری چیخ گلے میں ہی اٹک گئی۔ ریاض احمد! میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا چابیوں کا گچھا تھا، وہی گچھا جو نائلہ کی زنجیروں کے کفل سے مطابقت رکھتا تھا۔ وہ گچھا اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ وہ شخص جو گھر پر نہیں رہتا تھا، راتوں کو چپکے سے آتا، نائلہ کو زنجیروں سے کھولتا، ظلم کرتا اور پھر اسے باندھ کر واپس چلا جاتا تھا، یہی وہ آصف تھا جس کا خوف مالکن کو تھا۔ ریاض احمد گھبراہٹ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی ٹانگیں نشے کی وجہ سے لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے غصے سے ٹارچ چھیننے کی کوشش کی، مگر میں نے فوراً ٹارچ نیچے رکھ دی اور بستر کے نیچے سے سلاخ نکال دی۔ تم تو فوت ہو چکے تھے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ لڑکھڑایا۔ تم کون ہو؟ نائلہ کہاں ہے؟ میں نے سلاخ کو اس کی طرف تانتے ہوئے کہا، میں عالیہ ہوں اور میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نائلہ محفوظ ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تم کیوں اس معصوم پر یہ ظلم کرتے رہے ہو؟ اسی وقت دروازے کی ہلکی سی درار سے جو بند ہونے سے رہ گئی تھی، وہاں سے ایک دوسرا چہرہ جھانکا۔ یہ مالکن زینت بیگم تھی، جو میری چیخ نکلتے رہ جانے کی آواز سن کر ڈر کے مارے یہاں تک آ گئی تھی۔ روشنی میں انہوں نے اپنے فوت شدہ شوہر کو اپنی نوکرانی کے سامنے نشے میں زنجیروں کی چابیوں کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئیں، جیسے ان کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ پھر ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، جو ان کے 5 سال کے ٹوٹتے ہوئے ایمان، ان کی بیٹی پر ہوئے ظلم اور ان کے شوہر کی موت کے جھوٹ کی آواز تھی۔ ریاض، تم زندہ ہو؟ مالکن کی چیخ میں خوف، غصہ
और शदीद नदामत शामिल थी। रियाज अहमद ने मालकिन को देखकर फरार होने की कोशिश की, मगर मैंने फौरी तौर पर आगे बढ़कर सलाख से उसके पांव पर वार किया, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। चाबियों का गुच्छा फर्श पर बचता हुआ दूर जा गिरा। मालकिन अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि बदले की आग थी। उनका सारा वहम, उनका सारा यकीन की आसेब था उस लम्हे टूट चुका था। वो मेरे पास आई और हम दोनों ने मिलकर उस मुजरिम को फरार होने से रोका। मालकिन ने मुझसे कहा, इसे बांधो आलिया, इसी जंजीर से बांधो जिससे इसने मेरी बेटी को बांधे रखा था। उनका लहजा सर्द और फैसला कुन था। यह सच्चाई का वो धमाका था जो अब इंसाफ की तरफ ले जाने वाला था। कमरे में खौफ और गुस्से की लहरें छा गई थी। मालकिन जीनत बेगम, जिन्होंने अपने फौजशुदा शौहर को नशे में धुत नायला की जंजीरों की चाबियों के साथ जिंदा देख लिया था, वो एक लम्हे के लिए लकड़ी के बुत की तरह बनी साकत रही। उनके 5 साल का टूटा हुआ यकीन, उनकी बेटी पर हुए जुल्म ने उनके अंदर की मां को जगा दिया था। रियाज अहमद अभी भी जमीन पर नीम बेहोश पड़ा था। मेरी सलाख का वार और नशे का असर उसे हिलने नहीं दे रहा था। मालकिन ने अपने तमाम गुस्से और टूटे हुए भरोसे की ताकत को जमा किया और उसके सूजे हुए नशे में डूबे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज कमरे में खामोशी को चीर गई। तुम फौत नहीं हुए थे। तुमने मेरी बच्ची को, मेरी इज्जत को यूं दागदार किया। क्यों? मालकिन के गले से सिसकियों के बजाय गुस्से की आवाज निकली। मैं आलिया, मैंने फौरी तौर पर अमल किया। मैंने जमीन पर गिरे हुए चाबियों के गुच्छे को उठाया। वो चांदी की चमकती हुई चाबियां इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि यही वो मख्फी जरिया था जिससे वो दरिंदा हर बार नायला को जंजीरों से आज़ाद करता था। मैंने रियाज अहमद की जानिब देखा जो अब होश में आने की कोशिश कर रहा था। मैंने सलाख से उसके बाजू पर एक और हल्का वार किया ताकि वो मजीद मुजाहिमत न कर सके। मालकिन ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी और शदीद गम का इम्तिजाज था। हालिया, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। उनका फैसला हतमी था। मैं जानती थी कि उस वक्त जज्बाती होना बेकार है। मैं फौरन नायला के कमरे की तरफ गई जहां वो भारी लोहे की जंजीरें एक कोने में पड़ी थी। वही जंजीरें जो मालकिन नायला को आसिफ से बचाने के लिए पहनाती थी, वही जंजीरें अब असल मुजरिम का तौख बनने वाली थी। मैं जंजीरें लेकर वापस आई। हम दोनों ने मिलकर उस नशे में धुत गद्दार को फर्श पर घसीटा। जीनत बेगम ने अपने हाथ से वही भारी जंजीरें ली और उसके हाथ पांव में उस सख्ती से कस दी कि वो अब हिल भी नहीं सकता था। जब वो आखिरी कफल बंद कर रही थी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी सर्द तस्कीन थी। जंजीरें बांधने के बाद मालकिन ने मेरी तरफ देखा। अब उनके अंदर एक सियासी अज़म जाग उठा था। आलिया, तुम फौरन मेरी सहेली की बेटी डीएसपी आयशा को फ़ोन करो। मालकिन, पुलिस? मैंने घबरा कर पूछा। हाँ पुलिस, लेकिन मुकम्मल राजदारी से। मैं नहीं चाहती कि यह खबर बाहर जाए कि रियाज अहमद जिंदा है और उसने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया। नायला की इज्जत दागदार हो जाएगी। ये काम चुपके से होगा। मालकिन ने फ़ोन खुद लिया और आयशा को फ़ोन किया। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी। वो बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रही थी। उन्होंने आयशा को बताया कि उनके घर में एक बाहर का शख्स घुस आया है जिसने नायला पर जिनसी हमला करने की कोशिश की और उन्होंने उसे बांध दिया है। उन्होंने आयशा से ख़ानदान की इज्जत की खातिर राजदारी का वादा लिया और इस बात पर जोर दिया कि ये सब खामोशी से हो ताकि घर के बाहर कोई शोर ना हो। तकरीबन 1 घंटे के बाद डीएसपी आयशा अपनी टीम के साथ इंतहाई खामोशी से घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। उन्होंने रियाज अहमद की हालत देखी और वो फौरी तौर पर समझ गई कि मामला घर का अंदरूनी राज है। आयशा ने रियाज अहमद को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा और मालकिन की हालत देखकर अंदाजा लगा लिया कि सूरत हाल कितनी खौफनाक है। रियाज अहमद को खामोशी से एक अनदेखी गाड़ी में डालकर पिछले दरवाजे से ले जाया गया। किसी को कानो कान खबर न हुई। मालकिन ने आयशा को जंजीरों की चाबियां और मेरी शहादत भी दी, जिसमें मैंने आहट और चाबियों के गुच्छे की गवाही दी। अगले कई दिनों तक घर पर एक अजीब सी मौत की सी खामोशी छाई रही। नायला को अभी भी अस्पताल में खुसूसी निगहदाश्त में रखा गया था और हम उसे कुछ बता नहीं सकते थे। मालकिन और मैंने घर की सारी सफाई की, कमरे की दीवारों से उस खौफनाक रात के बदबूदार निशानात मिटाए। मालकिन एक टूटे हुए इंसान की तरह थी। उनका झूठा सच अब एक तल्ख हकीकत बन चुका था। कुछ दिन के बाद आयशा का फ़ोन आया। मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं भी फ़ोन सुनूं। आयशा ने मुख्तसर बात की। जीनत खाला, आपकी गवाही और आलिया की मदद से केस बहुत मजबूत हो गया है। रियाज अहमद ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। वो कई साल पहले घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि एक मख्फी रास्ता बनाकर रातों को आता जाता था। उसे इस घिनौने जुर्म की पादाश में कैद व मुशक्कत की सख्त सज़ा हुई है।
और वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इंसाफ हो चुका था, मगर मालकिन की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। सच्चाई का इंकशाफ हो चुका था, लेकिन नायला की जिंदगी अभी भी खतरे में थी। डॉक्टर की वार्निंग अब भी हमारे दिलों में मौजूद थी कि अब नायला को हमल ज़ाया कराने से जान का खतरा हो सकता है। घर में अब भी दागदार माहौल मौजूद था जो शायद कभी साफ ना हो सके। मालकिन ने अपने हाथ से नायला की कमरे की जंजीरें और कफल हटा दिए और मुझसे कहा कि मैं उन्हें हमेशा के लिए कहीं दफन कर दूं। वो जानती थी कि वो जंजीरें नायला का तौक नहीं थी, बल्कि उनकी गलतफहमी और खौफ का निशान थी। अब एक नया सफ़र शुरू होने वाला था, गुमशुदगी का सफ़र, ताकि नायला की इज्जत और उस घर का दाग छुपाया जा सके। रियाज अहमद को इस भयानक जुर्म की पादाश में सज़ा मिल चुकी थी, मगर हमारे घर पर छाया हुआ नदामत का बादल अभी तक छटा नहीं था। मालकिन जीनत बेगम के लिए इंसाफ मिलना सुकून का बायस नहीं बना, बल्कि ये उन्हें एक नए रूहानी कर्ब में मुब्तला कर गया। उन्हें महसूस होता था जैसे उनकी गलतफहमी आसिफ के वहम की वजह से उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी खामोशी और सर्द रवैया बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर से टूट चुकी हैं। डॉक्टर फरहीन की वार्निंग के मुताबिक नायला का हमल अब ज़ाया नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी नाजुक सेहत मजीद सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमें मजबूरी में उस हमल को दुनिया से छुपाते हुए आगे बढ़ना पड़ा। नायला की कमज़ोरी देखकर मेरे दिल में हर वक्त एक खौफ बैठा रहता था। मैंने और मालकिन ने नायला की देखभाल की, लेकिन मालकिन अब नायला की तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं सकती थी। उन्हें हर वक्त ये एहसास होता था कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है। 9 माह का इंतज़ार 1 सदी से ज़्यादा तवील था। हर गुजरते दिन के साथ नायला की सेहत गिरती जा रही थी। फिर एक सर्द और तारीक रात वो वक्त आया जब नायला दर्द में चीख उठी। हम दोनों, मालकिन और मैं, घर पर थे और नायला की हालत तेज़ी से बिगड़ रही थी। ज़च का अमल बहुत तवील और तकलीफ था। नायला की चीखें अब कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। मालकिन की आंखों में शदीद बेबसी और नदामत थी। वो मुसलसल मौत की दुआ कर रही थी, या तो अपनी या फिर उस बच्चे की। सुबह के करीब ज़च का अमल मुकम्मल हुआ, मगर नतीजा इतना खौफनाक था कि हमारे सारे हौसले टूट गए। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। वो लम्हात मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। एक तो नायला का गम और दूसरा उस मजलूम मासूम का ये अंजाम। नायला खुद भी शदीद सदमे के बाद होश में नहीं आई। मालकिन बिल्कुल टूट गई। उन्हें लगा जैसे कुदरत ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। नायला को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर अब वो होश में नहीं थी। उसका जिस्म अब जवाब दे चुका था। जीनत बेगम ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने अस्पताल के अमले को मुकम्मल राजदारी रखने की ताकीद की और फैसला किया कि नायला की इज्जत और इस घर के दाग को दुनिया से छुपाया जाए। उन्होंने अपना नाम बदला और मुझे अपने साथ लेकर उस बड़े शहर को छोड़कर एक दूर दराज गुमनाम पहाड़ी गांव में रहने का फैसला किया। वो कहती थी कि आलिया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। इस घर की दीवारों से नायला की चीखें आती हैं और मेरी गलती की बदबू। हम पहाड़ी गांव में जाकर एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर रहने लगे। मैंने नायला की देखभाल की, उसे हर तरह से मोहब्बत दी, लेकिन बच्चे का सदमा और उस पर गुजरे जुल्म का बोझ उसके दिल से नहीं हट सका। कुछ अरसे के बाद नायला गम के बोझ तले दुनिया से रुखसत हो गई। नायला की मौत ने मालकिन के अंदर की बची हुई उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई, न खाती न पीती थी। वो हर वक्त यही कहती, अगर मैंने इंसानी जुल्म को पहचान लिया होता तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। ये आसेब नहीं, मेरी अंधी आंख थी जो मेरी बच्ची को खा गई। कुछ ही अरसे के बाद नायला के गम और उस खौफनाक राज के बोझ तले मालकिन जीनत बेगम भी दम तोड़ गई। उनकी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आलिया, तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। तुमने नायला के लिए अपनी जान खतरे में डाली। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उन्होंने एक कानूनी वसीयत करवाई और ये घर, तमाम जायदाद और जेवरात आलिया के नाम कर दिए। वो मुझे अपना वारिस और सच्ची बेटी बना गई। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं वापस इसी शहर में आ चुकी हूँ और उसी घर में रह रही हूँ जहाँ मैं कभी नौकरानी थी और अब मालकिन हूँ। मैं एक मालदार औरत हूँ, लेकिन मेरे दिल में वो खौफ और वो पुराने जख्म आज भी ताज़ा हैं। घर की सारी सफाई हो चुकी है। रियाज अहमद अपने अंजाम को पहुँच चुका है। नायला को अब सुकून मिल चुका है और मालकिन भी अपने गम से आज़ाद हो चुकी है। लेकिन ये घर अब भी दहशत का गवाह है। मैं अब हर रात उस कमरे में सोती हूँ और जैसे ही रात के ठीक 1 बजते हैं मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। मैं कभी अपने आप को ये यकीन नहीं दिला पाई कि वो दहशत का दाग
इस घर से चला गया है। रात के 1 बजे मुझे आज भी महसूस होता है जैसे दरवाज़ा आहिस्ता से चरचरा रहा हो, जैसे कोई स्याह लंबा साया बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ मेरे बिस्तर के सिरहाने रुक गया हो। मुझे सांस लेने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, न शराब की बू आती है, मगर वजूद का एहसास होता है, बिल्कुल वही सर्द और ताकतवर मौजूदगी जो मैंने उस खौफनाक 7वीं रात को महसूस की थी। यह एहसास मुझे हर बार याद दिलाता है कि वो राज और वो खौफ इस घर से कभी नहीं जाएगा। अब ये मेरा दायमी दाग बन चुका है और मेरे विरसे का हिस्सा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।